शांति भूषण जी को उठवा रहे थे बाउंसर्स से। मैं कहा यार ये तो हद ही हो गई। मैंने खड़े होकर कहा था, मैंने कहा भाई ये कौरवों की सभा बन गई है ये नेशनल एग्जीक्यूटिव, मेरी आत्मा नहीं मानती है, ये देखना। मैं उस दिन भी बैठा था जब ये पार्टी बनी थी, और इन इंसान ने 2 करोड़ रुपए दिए थे जब हम चद्दर लेके घूम रहे थे, पैसे मांगते थे, पैसे मांग रहे थे, तब इन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए थे। आज मतलब हो गया खत्म, तो जो इनको धक्के मार के भगा दो, दिस इज नॉट ऑन। ये ठीक नहीं, ये जो है ना इंसानियत नहीं है। तो जो है फिर जो है आदमी का तो जो है रंग पावर में ही आके दिखता है। वैसे तो सभी साधु बन के रहते हैं। बोला तो था कि जो है गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। हमने भी कसम खाई थी, मेरे से भी खवाई थी कसम, जो है हम बच्चों की कसम खाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले कांग्रेस से हाथ मिलाया। मैंने कहा अरविंद जी क्यों जो है वो कर रहे हो, धर्म जो है खराब कर रहे हो, थोड़ा इंतजार कर लो, पहली बार जनता ने 29 सीट दे दी है, एक और चुनाव करवा लो, अगली बार मेजॉरिटी दे देंगे। कहता नहीं यार शरावत, पावर इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो है वो उसके बाद चलो, मैंने कहा बेबी वाइज आदमी, मेरे से सीनियर, इनको ज्यादा पता होगा। पर धीरे धीरे देखता गया, एक के बाद एक चीज उजागर होती गई, तो दिखता गया। तो जो है आटे में नमक तो चलो मान लिया, पर वो जो पूरा ही जो है, अगर मामला ही पूरा वो शुरू हो जाए, पूरा मामला ही जो है अंदर खेल कबड्डी का चल रहा है और बाहर कमेंट्री क्रिकेट की सुना रहे हैं, तो जो है कहानी पूरी उल्टी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो है भाई साहब हमारे जो है बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत चतुर भी है, जीन्स भी जो है लाला वाली है, उसके बाद जो है भी इनकम टैक्स से है। तो जो है लालू प्रसाद यादव है आईआईटी से पढ़े हुए, आईआईटी से ट्रेंड लालू प्रसाद यादव है। तो जब काम करते हैं तो इतनी चतुराई से करते हैं जैसे ओला उबर आनी थी, ओला उबर आनी थी। अब जो पंजाब चलता रहता है, मैं भी किसान परिवार से हूं, शरावत हूं, खेती करिए, कनक उगाया जो हमने भी जो है। तो जो है वो कहते पराली से ना पूरी दिल्ली में कोहरा हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। मैं कहा यार पंजाब में पहले भी गेहूं उगते थे, हम भी झूठ जलाते हैं, साले झूठ जलाकर ही जो है उससे होता है जो है अगली बार उगता है। ये अचानक कैसे होने लग गया, ये पराली का कहां से कहानी आई। तो फिर मैंने उसमें इन डेप्थ स्टडी करी, तो पता चला कि ये आरटीआई है। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी की एक भी बस नहीं खरीदी। भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं खरीद ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं खरीद रहे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सबसे इकोनॉमिक मॉडल है, 80 लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं, उसके बजाय 80 कार चलेंगी। तो फिर पता चला पोल्यूशन बढ़ेगा। तो पता चला ओला और उबेर लॉन्च हुई है दिल्ली में। 1 लाख टैक्सी दिल्ली के रोड पर उतर गई, 1 लाख टैक्सी उतर गई रोड पे, बसें बंद कर रखी थी इसलिए पहले ही। जब टैक्सी उतर गई, अब टैक्सी वालों के साथ जो है ओला उबेर का 6000 करोड़ का जो है बजट था जो है एनवायरमेंट में चलवाने का। क्यों? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी टैक्सी ऑपरेटर के पास 50 टैक्सी होनी चाहिए। ओला के पास एक भी नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती है। तो उन्होंने जब दिल्ली में लॉन्च किया तो भाई साहब ने जो है ऑड इवन कर दिया, ऑड इवन कर दिया। तो जो गाड़ी नहीं चला सकते, आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते, तो जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और सारा जो है पराली पर थोप दिया। ये एक मात्र एक उदाहरण है। गुटखे बैन करिए, आते ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था हम नशा मुक्ति करवाएंगे दिल्ली में। सत्येंद्र जैन ने स्टेटमेंट दिया, मेरे पास स्टेटमेंट है पूरा, प्रेस नोट है, आप सर्च कर लेना, सत्येंद्र जैन गुटखा। सत्येंद्र जैन ने बोला आरडब्ल्यू वाले निकलेंगे और सारे गुटकों को जलाएंगे, दिल्ली में गुटखा नहीं बिकेगा, इतने लोगों को कैंसर होता है। हमने कहा वेरी गुड, मुझे नहीं पता था दबाव बना रहे गुटखा वालों पे। जनता में, मार्केट में न्यूज था, 700 CR का मामला था। आज दिल्ली में हर साल गुटखे का एक नोटिफिकेशन होता है, मसाला अलग बिक रहा है, तंबाकू अलग बिक रहा है, गुटखा वही है, कहानी वही चल रही है। गुटखा व्यापारी बड़े खुश है, चल रहा है पूरा मामला वही। तो जो है बात ये है, अब जो है ये बिजली वाला देख लीजिए आप, इतनी चतुराई है, पूरे देश में फैला दिया कि भाई दिल्ली में देखो बिजली, दिल्ली में बिजली का काम क्या बढ़िया कितना है। बड़ी एपीजे कलाम जी, मदर टेरेसा, उन्होंने भी फोटो लगा दिए मोहल्ला क्लिनिक पे, ऊपर वो भी जो है कर रहे होंगे, देखो क्या चतुर आदमी है, कुछ कर ही नहीं सकते। जो है शिपयार्ड से करस्तर मंगवाए, कंटेनर रोड पे रखवाए, हल्दी लगे ना फटकरी, रंग चोखा आए, और जो है महिपालपुर में मेरे गांव में डिस्पेंसरी है, अनंतपाल तोबर के टाइम का गांव है, वो डिस्पेंसरी टूटी पड़ी है। अगर डिस्पेंसरी को ठीक करवाएं
मेडिसिन का सिस्टम बनाए, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करें तो 1 साल लगेगा, लेकिन कंटेनर मंगवाओ शिपयार्ड से, रखवा दो रोड के साइड पे, पेंट करो, रोड के साथ भी है, अपना फोटो लगाओ है, और जो है जब कोरोना फैलेगा तब देखेंगे। और वहीं से फैला कोरोना सारा, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, बेसिक सैनिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं कर रखा उसमें। जो है उन्होंने सिर्फ, अरविंद केजरीवाल सिर्फ ह्यूमन इमोशंस से खेलते हैं, काम नहीं करवाते, कुछ भी कोई काम नहीं करवाते किसी भी चीज में। स्कूलों में हम गए, हर जगह पर यही मामला। मैं किसान परिवार से हूं, 2 मिनट मैं किसानों पे लूंगा और फिर अपने भाई को सौंपूंगा। किसान, मैं अरविंद केजरीवाल से जब मिला, जब मैं फौज छोड़कर आया था, और मेरी खुद की जमीन जो दिल्ली एयरपोर्ट पे रेडिसन बना है, रेडिसन होटल, वो मेरी पुश्तैनी जमीन थी। तो हमारी जमीन गई 70 पैसे गज पे। तो मैं जब छोटा सा था, मुझे बड़ा दुख हुआ, यार हमारी जमीन रुमाल से सस्ते भाव में ले ली। किसान के साथ कितना अन्याय है, ना वो अपनी फसल का जो है रेट तय कर सकता, ना उतना अपनी जमीन का रेट तय कर सकता। कितना अन्याय है किसान के साथ। तो ये बड़ा दुख था मेरे अंदर। तो मैंने जब प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली, तो मैं जो है, दिल्ली में 360 गांव है, तो उन 360 गांवों में मैं जाता था, पंचायत करता था, और टीवी वगैरह पे भी आता था। और जो है भूमि अधिग्रहण बिल पर मैंने काफी काम किया। जयराम रमेश जी को उनके घर से निकाला, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और लैंड एक्विजिशन एक्ट में मैंने कई सारे प्रावधान ऐड करवाए। किसानों का नेता था मैं, जो है भारतीय किसान महासंघ चलाता था। उस समय अरविंद केजरीवाल को और मुझे दिल्ली लॉ फैकल्टी में एज गेस्ट स्पीकर बुलाया था। मैं IIM अहमदाबाद का अलुमनाई हूं, तो वहां पर वो RTI पर बोल रहे थे और मैं जो है दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट पर फार्मर्स के लिए बोल रहा था। तब मेरी उनसे जान पहचान हुई थी। वो मेरे पास आए थे, आप जो है कर्नल साहब आइए, हमारे साथ जुड़िए, ये करिए। तो जो है फिर उन्होंने जो किसानों का मामला छोड़ दिया, क्योंकि किसानों के मामले में अगर किसान उस पर लड़ रहे थे तो बहुत सारे उद्योगपति उसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको जमीन सस्ती चाहिए थी, जिसमें शरद पवार जी थे, जिसमें आनंद शर्मा जी थे, जिसमें कमलनाथ जी थे। मैंने उनके पुतले फुकवाए इंडिया गेट पे, ये किसान विरोधी हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने देखा कि इधर जो है मजा नहीं है, लड्डू नहीं मिलेगा थे, तो उसने कहा कि जो है करप्शन पे जाओ, क्योंकि जो कितना भी करप्ट आदमी होगा वो भी बोलेगा भाई करप्शन हटना चाहिए, कोई बोलेगा तो नहीं कि मैं करप्ट हूं। तो जो है उन्होंने जन लोकपाल पकड़ा। फिर तो हमें तो उस टाइम पे जो है, हम तो फौजी आदमी थे, बंदूक लेके 20 साल नौकरी करे। मैंने कहा चलो भाई बढ़िया आदमी है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और देश का भला होगा, हम भी चलते हैं पीछे। हमने अपनी गाड़ी दी, मेरे पिताजी की थार जीप में पूरा जो है इन्होंने दिल्ली का वो किया, रोड शो। हमने परिवार ने पूरा इनकी सेवा करी। और मुझे इन्होंने, मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव लड़ा मैं आम आदमी पार्टी से, मुझे कोई कमी नहीं हुई पार्टी से। लेकिन जिस मुद्दे के लिए आए थे, मैंने देखा कि 70 साल में इतना ज्यादा, वो शीला दीक्षित जिसके बारे में हम चार्जशीट लेकर चल रहे थे, उन्होंने तो जो है 40-45 फ्लाईओवर बनवा दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने तो एक सिग्नेचर ब्रिज का इनॉग्रेशन करा पूरे 8 साल में, वो भी शीला जी ने उसकी जो है नींव रखवाई थी। वो काम ही नहीं करवा रहा। अगला जो है बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने उनको बोला अरविंद जी थोड़ी सलाह ले लो, मैं IIM से हूं, जब कुछ काम करना है, आप जो है बोल रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट में काम होगा, विधायक करवाएंगे, अच्छी बात है, वेरी गुड, आप जो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं वो सब करेंगे, है ना। हाँ, बट जो है आपने पहले वाला काम बंद कर दिया और दूसरे वाला काम शुरू कर दिया। तो जो है ये सारी बातें थी जो मैं आपको बता रहा था। हाँ, बस आई जस्ट टेक लास्ट, मेरा वर्ड है। ओ वीरे, अपने बच्चों ਨੂੰ बचा के रख, ड्रग ਦਾ खतरा ਵੱਧਦਾ जा रहा है। और काके चल अंदर देख भरा, बीजेपी गठबंधन ने घोषणा की है कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। मतलब ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ अच्छा माहौल। मैं RWA दिल्ली का प्रेसिडेंट था। अन्ना हजारे का आंदोलन हम लोगों ने देखा है। साजिया जी, योगेंद्र भाई, कुमार विश्वास, सभी लोग, हम लोग सब साथ थे। और हम लोग पार्टी, हम सबने सब कुछ छोड़ के अपना कैरियर दांव पे लगाकर हम लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। मैं 15 में अरविंद केजरीवाल के साथ, आपने खुद क्या देखा? मैं 15 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी से ही विधायक था। लेकिन मैं इतनी बात जरूर आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं
कि जिस समय हम लोग 15 में चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर 3-4 मुद्दों पर लोगों का मन बहला रहे थे। उसमें पहला मुद्दा जो था जन लोकपाल का था, वो कहाँ चला गया आप सब लोगों के सामने पता है। दूसरा मुद्दा ये था कि वो कहते थे कि हम दिल्ली में कोई चीज नई इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम 70 विधानसभाओं में जाएंगे। एक भी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी आज तक नहीं गए। एजुकेशन में मैं उनका पढ़ रहा था कि पंजाब में आकर उन्होंने बोला कि हम एजुकेशन का जो मॉडल है दिल्ली का, वो हम पंजाब में हम आके उसको पेश करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, एक भी स्कूल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया। और बल्कि जब एक बार उन्होंने कहा तो मैं और देवेंद्र शेरावत जी हम सब लोग हमने कहा देखे कौन सा रेनोवेशन कराया है, क्या हम लोगों ने किया है। जब हम लोग वहां पर गए 29 कमरे एक स्कूल में हमने पाए, जिसमें से 21 कमरे मिले और 8 जो कमरे थे वो टॉयलेट बॉक्स में है। आज भी सीबीआई के अंदर उसका पूरा का पूरा मामला विचाराधीन है। दूसरी बात मैं आप कहना चाहता हूं आपसे जल बोर्ड के बारे में। उन्होंने कहा था, आप सभी लोग पत्रकार भाई हैं, सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल 15 के चुनाव में एक ऐसा मीटर लिए घूमते थे और कहते देखिए कि ये कांग्रेस के जमाने के पानी के मीटर हैं, फूंक मारो तो चलते हैं और हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ पानी देंगे, बगैर मोटर के 4 मंजिल पे आपका पानी चढ़ के जाएगा। आज मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से विधायक हैं, उनके यहाँ 23 पानी के टैंकर आते हैं, उनके डिप्टी सीएम उनके यहाँ 52 पानी के टैंकर आते हैं और जितने मिनिस्टर्स हैं उनके यहाँ पानी के टैंकर आते हैं। मेरी गांधीनगर विधानसभा है, मेरे यहाँ पानी के टैंकर्स आते हैं। तो जब अरविंद जी आप स्वच्छ पानी की देने की बात पंजाब में कर रहे हैं, पहले आप दिल्ली वालों को तो स्वच्छ पानी दीजिए। आप बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। मैं तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, आज जो दिल्ली में ही नहीं पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है, आज जब 4 सितंबर 2018 को मैंने और अरविंद केजरीवाल ने एक कमेटी थी, उसका मैं मेंबर था और हम लोगों ने दिल्ली में 9 शराब के ठेके बंद कराए। जब मैं आम आदमी पार्टी में था, करतारपुर, जंडियाला गुरु, यहाँ सब अरविंद केजरीवाल ने आकर कहा था कि पंजाब के अंदर अगर हमारी सरकार आई तो हम शराब बेचने वालों को फांसी पर चौराहे पे हम उनको फांसी दे देंगे, मजीठिया को जेल भेज दे देंगे। आज 3.5 साल में अरविंद केजरीवाल जी आपका मन बदल गया। आज दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में 280 शराब के ठेके हर वार्ड है हमारे और हर वार्ड में 4 शराब के ठेके खोले जाएंगे। और तो और इस पर भी बात छोड़ दीजिए, पहली बार हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में मैंने बॉम्बे और गोवा के बारे में कभी हम लोग सोचा करते थे, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और उस राजधानी के अंदर हमारी बहनों और महिलाओं के लिए एलो लाइन के नाम से पूरी दिल्ली के अंदर शराब का ठेका आज खोला गया है। 3 बजे तक आप लोग शराब वहां से ले सकते हैं और ऑनलाइन आप शराब मंगवा सकते हैं। सबसे आखिरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी की छोड़ी है। कोई आदमी अपनी 8 महीने की विधायकी छोड़कर नहीं आता और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी का। मैं 6 डिपार्टमेंट का वहां चेयरमैन था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब हम उनकी पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे। हमारी पूरी फैमिलीज को बुलाया, बोले किसी जेई से पैसा नहीं लेना है, किसी एई से पैसा नहीं लेना है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा नहीं लेना है। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल ने सारे विधायकों को बुलाया, मेरे को भी उन्होंने बुलाया और मेरे से बुलाकर कहा अनिल जी 5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 5 करोड़ रुपया, आप गांधीनगर से विधायक हैं, आपके यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी मार्केट है, आप 5 करोड़ रुपए दीजिए। मैंने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा अरविंद जी, अगर जिस समय आपने हमको ये वादा किया था कि आप ऑनेस्टली काम करेंगे, आज आप कह रहे हो 5 करोड़ रुपए ला के दो, आप अगर हमसे कहते तो हम नहीं करते। और इसीलिए हमने उनके लिए आज हमने पार्टी छोड़ दी। हमने ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਰਾਵਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਈਟੀ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ। देखिए, हम लोग एक खास मकसद से आए थे और वो मकसद हमने सामने किया है। और जो कुछ भी कोर्ट की सुनवाई है या फिर उनकी बेल हुई है कुछ वक्त के लिए, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है। मैं अगर नुमाइंदगी कर रही हूँ तो मैं कार्यकारिणी की सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैं किसी भी कोर्ट की या किसी भी जेल की या किसी भी बात नहीं कर रही हूँ। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की, और ना ही मैं कह सकती हूँ, मतलब आपका ये प्रिजम्पशन है इसमें कि ये कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो मैं आपकी बात को क्या जवाब कैसे दे सकती हूँ? ये तो आपका प्रिजम्पशन है। हाँ, तो वो उनका प्रिजम्पशन है, तो वो उनसे पूछिए कि किस बेसिस पर ये प्रिज्यूम कर रहे हैं और किस बेसिस पर वो लोग ये बात को प्रिज्यूम कर रहे हैं और किस बात का उनको खतरा है और डर है, ये पूछिए उनसे आप। जी फिर से बोलिएगा। हिजाब का देखिए, ये वैसे मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि सबको पूरा हक है अपने ढंग से रहने का, जीने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसी भी कई महिलाएं हैं। मेरी माँ बुर्का पहनती थी और मैं लड़ी हूँ उससे। तो ऐसा ना हो जाए कि जो लड़कियाँ बुर्का ना पहनना चाहें, इस सोशल दबाव की वजह से उनको पहनना पड़े। हाँ, किसी को हक नहीं है किसी भी लड़की को परेशान करने का अगर वो बुर्का पहन रही है। वैसे ही धर्म के अंदर भी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्ची को, जो लोग कहते हैं ना मेरी पर्सनल चॉइस है, कभी कभी वो सोशल कंडीशनिंग का हिस्सा होता है, आप मना नहीं कर पाते। और आपने देखा है क्या क्या हुआ है, ईरान में क्या हुआ है और जगह जगह क्या हुआ है। ये जो कट्टरवाद, आप देखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये बहुत जरूरी बात मैं कह रही हूँ, 30 साल पहले इस तरह का बुर्का कोई नहीं पहनता था। और अगर आप कुरान शरीफ भी पढ़ेंगे तो वहां पे जिक्र है खिमर का, जो सर ढकने की बात है, और हिजाब का। हिजाब की जो बात है, जिलबाब की, वो कुरान शरीफ में की जो आयतें हैं, वो बूज़म को ढकने की बात है, सीने को ढकने की बात है। और तो अगर आप कुरानिक दृष्टि से देखेंगे तो आप उसको देखेंगे। और जो एजुकेशन का मामला होता है वो स्टेट के अधीन है। मैंने पहना स्कर्ट, हम चमनगंज कानपुर से निकलते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, तो पर लेकिन यूनिफॉर्म था, मानते थे हम। और जब कॉलेज स्कूल तक जाते थे तो एक दुपट्टा यहाँ पे रख लेते थे, वहां पे यूनिफॉर्म मानते थे। यूनिफॉर्म है, आर्मी का है, नेवी का है, कहाँ तक हम इसको खींच के ले जाएंगे। हाँ, पर ये जरूर कहेंगे कोई भी मुसलमान बच्ची को कोई भी ना परेशान करे, कोई भी हो। मैं देखिए, मैं सही बात मैं ऑब्जेक्टिवली कह रही हूँ इस बात को, ताकि किसी बच्ची को परेशान ना किया जाए। लेकिन बच्चियां जिसको प्रो चॉइस कह रही है ना, वो अगर समझें कि ये प्रो चॉइस कब जो एक फौज बन जाती है और कब जबर का इस्तेमाल होता है, और इसी से बचने के लिए कितनी यंग लड़कियां भाग रही हैं। क्योंकि एक इसको जरूरी करना, मैंडेटरी करना और मजहब से जोड़ना। और आपने सुना है कितनी बार मौलवी मुझसे बोलते हैं, कितनी बार आपने सुना है कि ये तो बुर्का नहीं पहनती, ये अच्छी मुसलमान नहीं है। आप चाहते हैं ऐसा माहौल हो? अगर इसको आप ओके कर देंगे तो कल ये कहा जाएगा अच्छी मुसलमान नहीं है। मैं अच्छी मुसलमान हूं और मैं हिजाब नहीं पहनती। आपको याद है, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई डू नॉट वेयर अ हिजाब एंड आई एम अ गुड मुस्लिम। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੋਨੂ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਯੂਥ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ SSC, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਾਬ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ नहीं, मैं बिल्कुल पॉलिटिकली नहीं बोला, मैंने तो अपने बारे में बताया। आप नहीं भाई मेरे, मैंने बिल्कुल पॉलिटिकली नहीं बोला। नहीं भाई, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। जो लोग ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं। वैसा मैंने जवाब दे दिया। मैंने बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं बोला, बल्कि मैंने तो ये तक कहा आपसे भाई, मैंने आपसे कहा ना, जो लोग कर रहे हैं बच्ची को परेशान कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैंने ये भी बोला है। अच्छा, और कोई सवाल है आपका? कर्नल साहब। हाँ जी बताइए।
नहीं देखिए, मैंने आपको बताया कि शुरुआत ही करी थी कि मैं तो पिछले चुनाव से लगा हूं, हमेशा जो है वक्तव्य देता रहता हूं। सारी बातें ये आरटीआई एक दिन की नहीं है। ये आरटीआई जो है ये 6-8 महीने की है, 6-8 महीने की है और लगातार इस चीज को उजागर कर रहा हूं और हमेशा मुख्यमंत्री को पत्र लिखता रहता हूं। जो भी ओला उबेर का मामला था, गुटखा का मामला था, ऑटो रिक्शा का मामला था, शटल बस का स्कैम था, जितने भी दिल्ली में गड़बड़ होती है सबको लिखित में मुख्यमंत्री को पहले सूचित करता हूं कि आप ये जो कर रहे हैं इसमें ये मुझे जो है गलत चीज नजर आ रही है। उसके बाद जो है उसकी शिकायत दर्ज करता हूं। तो जो भी काम है, ऐसा नहीं है कि जो एक दिन का काम है, ये काम बहुत नहीं देखिए, अभी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और ये मुद्दा हमने दिल्ली विधानसभा में अभी रिसेंटली जो विधानसभा हुई है, मैंने खुद उसमें विधानसभा में उठाया है, हमारे भाजपा के सदस्यों ने उठाया है। और ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, गोवा में चुनाव हो रहा है, पंजाब में चुनाव हो रहा है, तो आज वो 700 लोगों को कर्मचारी कर रहे हैं। अरे जल बोर्ड के तो 6000 कर्मचारी हैं, उनको सबको परमानेंट क्यों नहीं किया गया? ये चुनावी स्टंट है और वोट लेने की एक घटिया पॉलिटिक्स और घटिया राजनीति है। नहीं, मुझसे देखिए, मैं बताऊंगा आपको, मैं बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब हम लोग उनके साथ गए और 2015 में वो चुनाव जीत कर आए, हम सबको विद फैमिली उन्होंने बुलाया था और बोले 70 में 67 सीट हम लोग जीत के आए हैं, कोई जेई से एई से पैसा नहीं लेगा। और सारे मेरे से पैसा मांगा है, आदर्श शास्त्री से पैसा मांगा जो लाल बहादुर शास्त्री के ग्रैंडसन है, और जिन जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनका टिकट काट दिया गया, उनका मेरे से मांगा। मैंने कहा, बल्कि मेरे यहाँ जो था गांधीनगर की रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी मार्केट है और कपड़े का टैक्स उन्होंने 5% से 12% किया था, तो मैंने उसका विरोध किया खड़े होकर और मैंने कहा मेरी विधानसभा आती है, मेरे यहाँ के सारे व्यापारी थे, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप उनसे पैसा ला कर दीजिए, तो मैं कहा जी मैं नहीं मांगूंगा, और इसीलिए मैंने उसी टाइम मैंने पार्टी को रिजाइन कर दिया। मैंने हाँ जी, वो जो मामला था वो महिला आयोग में गया था। उसके बाद उसकी जो इंक्वायरी हुई थी, मेरे पर जो डेफेमेशन का केस किया था हाई कोर्ट में, वो उन्होंने अपने आप विड्रॉ किया, महिलाओं ने उसको परसू किया, तो जो है वो मामला आगे तक गया था। और उसके बाद वो दोनों लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे वो इस चुनाव में यहाँ पर नहीं है, इस बार यहाँ पर नहीं आए इस बार। तो जो है वो बात आगे तक गई थी, जनता में भी गई थी, महिला आयोग ने उस पर कार्रवाई करी थी और मैंने लिखित में शिकायत करके उस पर करवाया था। और जो मुझे धमकी दी गई थी कि हाई कोर्ट में डेफेमेशन करके और आपको जो है सिखाएंगे, तो जो है मैंने कहा करिए, मैं अदालत में जो है केस लड़ने के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने खुद केस विड्रॉ किया। और मैं जो बात कर रही थी, मैं सोनी की बात कर रही थी, आप पढ़ लीजिएगा। शरद चौहान नरेला से एमएलए था और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कहा था जब सोनी गई थी, बोले मैनेज कर लो, थोड़े बहुत पैसे तुम्हें दे देगा, और शरद को डांटा था कि थोड़े पैसे देके मामले को सुलटाओ। तो और वो उसने सुसाइड कमिट किया था। ये पूरा मामला गया और शरद चौहान नरेला, और इस तरह के मामले बहुत होते रहते हैं। संतोष कोहली, जिसके घर में अरविंद केजरीवाल ने उपवास रखा था, मिस्टीरियसली वो डिसअपियर हो गई। बहुत मतलब बहुत गंदगी है उसके अंदर, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाइए। इन चक्करों में इस तरह की बातें मैं बहुत कम बोलती हूं, लेकिन बहुत ही घिनौना और गंदा और एटीट्यूड है वहाँ के लोगों का, और बहुत ही गंदी नजर है उनकी। कुड़िए तेरी दादी गीत गा रही है, बड़ी खुश नजर आ रही है। लॉटरी लगी नहीं है पर लगन वाली है, वो भी पेंशन। वो 1500 रुपए वाली? ना जी ना, भाजपा गठबंधन दी सरकार आऊगी
ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। मेरी वोट भी ਹੁਣ भाजपा गठबंधन नहीं जाऊगी। बिल्कुल, ये कल ही हमने वर्चुअल रैली का कल किया था और कल ही आ गया था हमें भी, और हमने इंटीमेट भी कर दिया था कि जो अगली वर्चुअल रैलीज वो कैंसिल है और प्राइम मिनिस्टर साहब फिजिकली आ रहे हैं पंजाब में। वो डेट्स फाइनल होंगी, आपको बता दी जाएंगी। अभी चल रहा है, हम आपको जब एग्जैक्ट डेट आएगी उसकी अलग से सूचना देंगे। नहीं, टेंटेटिव आएगा तभी बता पाएंगे, हम ऐसे कोई डेट दे नहीं सकते। एक बारी कंफर्म्ड प्रोग्राम आ जाए, बट वो फिजिकली आ रहे हैं। वर्चुअल रैली थी, उसकी तैयारी हो गई थी, लेकिन अब फिजिकल रैली है, ये मुझे भी पता है, डिटेल से लास्ट कर दी। मेरी फ्लाइट अभी विस्टारा की है और चेक इन भी करना है मुझे। मैं बहुत सारे किन्नू लेके जा रही हूँ दिल्ली। मेरे ख्याल से वो सुना है ना नुसरत फतेह अली खान का गाना, सोचता हूँ कितने मासूम हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो यही जादू है, वो इतना मासूम दिखता है, इतना भोला दिखता है वो, और जो वादे वो करता है तो लगातार वो वादे करने में एक्सपर्ट है। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। लेकिन आप देखेंगे यही लोग, कल एक गगनदीप कौर है जिसने रिजाइन किया है, बहुत पुरानी वर्कर रही है आम आदमी पार्टी की, सारे के सारे छोड़ के गए, मयंक गांधी और जितने भी लोग हैं। और आप धीमे धीमे देखेंगे कि सारे लोग ये सब मेरी तरह इधर बैठे हुए तो 1-2 साल में यही कह रहे होंगे। तो जादू थोड़ी देर तक चलता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। एंड थोड़ा बहुत मुझे लगता है, अगर आप लोग खुद भी रिसर्च करें, एक तो है कोई बहुत ओरेटर है, मासूम बन के एक्टिंग करे, लेकिन आप पार्टी शुरू कीजिए और कहती है मुफ्त में ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, सबसे बड़े हीरो बन जाएंगे आप। भाई आप अपना, मेरी जेब से पैसा आप मेरे को दोगे तो लोग तो चाहते हैं, गरीब जनता है, चाहती है कुछ मिल जाए। अब कैसे दोगे, कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, क्या प्रोसेस होगा, ये तो कम लोग पकड़ते हैं ना। वही उसका वोट बैंक है। एक मिनट, मैं भी इसमें दो लाइन मैं भी बोल देता हूं। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और ये कई जगह पर पूछा गया है कि भाई क्या बात है, कुछ तो गुण होगा कि भाई 67 जो है सीट आई। आपकी बात बिल्कुल जायज है, ये भाई पंजाब में जो है लोग अगर कर रहे हैं तो जायज बात है कि भाई क्यों लोग इतने फॉलो कर रहे हैं। कमीज जो है 2 साइज ढीली, पैंट जो है ढीली, नीचे सैंडल जो है वैगन आर, नाले ये बोला कि जो है चाणक्य वाला की जो है देश का जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो झोपड़ी में रहेगा, बत्ती भी नहीं लेगा, ये भी नहीं। तो सबको साधु बन के, जो राज कपूर जी थे, कलरफुल आदमी थे, लेकिन श्री 420 बन के रहते थे, मतलब जो है रहते थे ना बिल्कुल सीधे साधे, आवारा हूं। तो बिल्कुल रशिया तक चलते थे कि भाई कितना बिल्कुल लेफ्टिस्ट है और कितना जो है कॉमन मैन का आदमी है। लेकिन आदमी जो है फैमिली स्विट्जरलैंड में जाती है हॉलिडे करने, इससे ज्यादा क्या होगा। ये तो क्योंकि देखिए जनता नहीं जनता की इसका साइंटिफिक रीजन है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि पब्लिक मेमोरी 15-20 डेज की होती है। जनता के पास एक चीज के बाद दूसरी चीज आ जाती है, तो 15-20 दिन के बाद हो जाता है। जैसे दोनों राज्यसभा की सीट देखी, उसको पता था कि दोनों गुप्ता जो जिनको बना रहे हैं वो सरेआम जो है आशुतोष और वो छोड़ के गए। हाँ, तो बात यह है कि जनता के पास इतनी सारी चीजें होती है कि पब्लिक मेमोरी 15-20 डेज की होती है और उसमें वो नेता को पता है, वो करता रहता है, अपनी मनमानी करता है। उसको पता है कि आने वाले टाइम में एक रेवड़ी और डाल दूंगा। You know, as for Congress, I can't answer for them.
but the way they have conducted themselves, it's really deplorable. Even I mean I feel so sad, even the choice, the way it's happened. अभी देखिए चन्नी जी का नाम लिया गया, उससे पहले चन्नी जी ने क्या कहा कि सिख लोग जो हैं उन्होंने सिखों के बारे में क्या कह दिया कि वो प्यार दे नहीं पाते इसलिए लोग चले जाते हैं, इसीलिए मैं जो हूँ किसी यकीन करता हूँ क्रिश्चियनिटी में या जिसमें भी। तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और इतना कंफ्यूजन, एक कॉमेडी सर्कस बना दिया उन्होंने, तो सोचिए लोगों के दिमाग में कितना होगा। अच्छा, और फिर वो क्या कहते हैं कि मैं पंजाब से बहुत प्यार करता हूँ और राजनीति से नहीं और कांग्रेस से नहीं। तो सिद्धू जी कहते हैं, सुनील जाखड़ अपने ही खेल कर रहे हैं, और चन्नी जी का हम जानते हैं कि क्या क्या बयान है। सो ऑन कांग्रेस आई कांट आंसर, but I think the state of affairs is really deplorable. सत श्री अकाल जी, मैं सुनिया सी प्रीतम ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ? ਸਤ श्री अकाल ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ।